में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो एकदम फोकस होके सुनना। जैसे सेमी कंजर्वेटिव मॉडल समझ में आ गया, साइंटिस्ट आपको याद करना है, देखना है, ईयर याद करना। साइंटिस्ट बेस्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। अब आपको हम यहाँ पे जो हमने कल कॉन्सेप्ट बताया था कि दो टेम्पलेट, दो स्ट्रैंड है डीएनए के, उस स्ट्रैंड में जब रेप्लिकेशन होगा, ध्यान से सुनना, जब रेप्लिकेशन होगा तो दोनों स्ट्रैंड रेप्लिकेट हो, क्लियर। जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो एक स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होता है, तो हम ट्रांसक्रिप्शन में बात करेंगे। अभी हम लोग कुछ कॉमन एंजाइम्स देखते हैं कि जिनकी रिक्वायरमेंट है अदर देन, मतलब ये इसमें पॉलीमरेज भी लिखा है, लेकिन मेन आप क्या देख रहे हो कि डीएनए का पॉलीमराइजेशन। कुछ एंजाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्लियर। सिर्फ एंजाइम का नेम और फंक्शन। बेसिस क्या हमें समझ में आ गया, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, एंटी पैरेलल है, उसको ओपन करना है, वहां पे रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगी, उस रेप्लिकेशन फॉर्क को फंक्शन करना, क्लियर। जैसे ई कोलाई के केस में हमने देखा कि 2000 न्यूक्लियोटाइड को वो 1 सेकंड में जोड़ने वाला, तो इसका मतलब 2000 की लेंथ का ओपन होना चाहिए रेप्लिकेशन फॉर्क। उससे ज्यादा ओपन होगा क्योंकि वो तो 1 ही सेकंड में कर रहा है, क्लियर है। तो स्ट्रैंड, उसकी स्टेबिलिटी, ओपनिंग, कटिंग, लाइगेशन, ये सारे स्टेप हमें समझना है। तो हम बात करते हैं एक एंजाइम जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज टोपो आइसोमेरेज। टोपो आइसोमेरेज ये डीएनए गायरेज के भी नाम से आता है और टोपो आइसोमेरेज के भी नाम से आता है। आपके बायोटेक वाले क्वेश्चन का भी इंपॉर्टेंट एंजाइम है और यहाँ पे याद रखना है आपको। अब इसका फंक्शन क्या है वो समझो। जब हेलिकेज ने, पहले हम देखते हैं हेलिकेज। हेलिकेज मतलब जो हेलिक्स पे वर्क करेगा, हेलिक्स मतलब कॉइलिंग ऑफ डीएनए, क्लियर है। अब हेलिक्स को ब्रेक करेगा जब, तभी डीएनए जो होगा वो इस तरीके से अनकॉइल्ड होके एक स्ट्रैंड में आएगा, सिंपल। एक स्ट्रैंड मतलब बोले तो इधर तो कॉइल्ड ही रहेगा लेकिन वो खुलता जा रहा है, तो जहां खुल रहा है उसको वर्क करने वाला पहला एंजाइम हेलिकेज, क्लियर। हेलिकेज ने जैसे ही उसको कट किया है और हेलिक्स को तोड़ा है, तो हेलिक्स के अंदर एक टेंशन होगा, उस टेंशन को स्टेबलाइज करने वाला एंजाइम क्या है, टोपो आइसोमेरेज। वन ऑफ द मोस्ट एंजाइम जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। बट इसका फंक्शन आप इंपॉर्टेंट समझ गए। हेलिक्स को तोड़ना बड़ी बात नहीं है, टूटने के बाद उसके टेंशन को स्टेबलाइज करना बड़ी बात, क्लियर। तो स्टेबलाइजेस डीएनए हेलिक्स पूछेगा तो आपको टोपो आइसोमेरेज कट करना है। अनजिप हेलिक्स को, हेलिकेज को तोड़ना, सिंगल स्ट्रैंड में ब्रेक करने का स्टार्टिंग, ये क्या वहां पे ब्रेकिंग होगी, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं अपर लेवल की हिंट दे रही हूँ। हेलिकेज वर्क करेगा तो हेलिकेज बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। टोपो आइसोमेरेज वर्क करेगा या आपका लाइगेज वर्क करेगा, लाइगेज। तो ये लोग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पे वर्क करते हैं, इधर सुगर फॉस्फेट चेन पे, क्लियर है। स्टेबलाइजेस डीएनए हेलिक्स एज इट इज अनबाउंड बाय हेलिकेज, देखो यहीं पे लिखा हुआ है, तो अनबाउंडिंग बाय हेलिकेज सिली मिस्टेक होता है। क्यों? क्योंकि टोपो आइसोमेरेज का नाम एनसीईआरटी में नहीं दिया, क्लियर है। अनबाउंडिंग पूछ लेगा तो हेलिकेज, स्टेबलाइजिंग ऑफ अनबाउंड डीएनए दैट इज टोपो आइसोमेरेज। एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। इसका सिंपल समझो, जैसे अभी तुम लोगों ने मुंह पे मास्क लगा रखा है, उसी तरीके से जो फ्री, जब सिंगल स्ट्रैंड हुए तो फ्री न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर हो जाएंगे बेटा, इधर फ्री है, हैंगिंग हो जाएंगे, इधर हैंगिंग है। अगर ये ऐसे ही ओपन रहेंगे तो ये फिर से बॉन्ड बना सकते हैं, तो जस्ट इनके ऊपर मास्किंग, वो क्या हो जाएंगे, एसएसबी प्रोटीन। और किस पे मास्किंग कर रहे हैं, सिंगल स्ट्रैंड, क्लियर। तो उनको क्या बोलेंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। फंक्शन देखो, होल्ड अनजिप, पहले तो ओपन होगा, डबल स्ट्रैंडेड को तो करने की जरूरत नहीं है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है। single stranded sections of DNA apart during replication, okay। हेलिकेज
हेलिक्स को तोड़ेगा, अनवाइंड डीएनए हेलिक्स एंड अनजिप स्ट्रैंड बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान रखना हाइड्रोजन बॉन्ड। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, अब इस पे हम एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेंगे कि 1 2 3 इन डीएनए का क्या काम, डीएनए पॉलीमरेज का वर्क क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज कैसे टाइप्स होते हैं, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी बस आप यहाँ पे जो लिखा है उतना ध्यान दो। एड्स न्यू डीएनए न्यूक्लियोटाइड इन द 5' to 3' डायरेक्शन। क्लियर? अब मैं आपसे पूछ सकती हूँ ये क्वेश्चन, क्योंकि मैंने यहाँ पे बता दिया। तो डीएनए पॉलीमरेज से सिर्फ आपका काम नहीं चलेगा, आपको स्ट्रेन में भी आना पड़ेगा। जो पहले डिस्कवर हुआ वो 1 है, जो बाद में डिस्कवर होता है वो 2, फिर जो आगे डिस्कवर हुआ वो 3। तो इस तरीके से डीएनए पॉलीमरेज की भी कुछ कैटेगरी है, उस पर हम लोग बात करेंगे बाद में। बस यहाँ फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद रखना है कि जो कंटिन्यूअस लीडिंग स्ट्रैंड पे वर्क कर रहा था और 5' to 3' सिंथेसिस इजिली करा रहा था, वो वाला डीएनए पॉलीमरेज क्या होगा? 3। क्लियर? इज इट क्लियर? तो स्ट्रैंड कौन सा होगा डीएनए का? 3' to 5'। ये हो गया टेम्पलेट, ये हो जाएगा न्यू। इज इट क्लियर? नया स्ट्रैंड हमेशा किस डायरेक्शन में बनेगा? 5' to 3'। इसका मतलब डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की एक्टिविटी क्या है? 5' to 3' डायरेक्शन। क्लियर? डीएनए प्राइमेज, अब यहाँ पे एक आपको कॉन्सेप्ट और समझना है कि जो लैगिंग स्ट्रैंड था जिसमें फ्रैक्शन में फ्रेगमेंट में डीएनए बन रहा था, उसकी मैकेनिज्म कुछ ऐसी है कि देखो ये कंटिन्यूअस है तो इसको 3' to 5' वाला एंड मिल रहा था, 3' to 5' आप समझ लो। ठीक है, तो इसमें डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ने वर्क किया और ये कंप्लीट होता था। और ये जो रेप्लिसोम मॉडल इसको बोलते हैं, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है कॉम्प्लेक्स जो रेप्लिकेशन करा रहा है वो ऐसे ही आगे बढ़ता जाए। क्लियर? इसी तरीके से कहीं और दूर कहीं ओरी ऑफ रैप होगा, वहां पे भी रेप्लिकेशन चल रहा होगा और ये आपस में ज्वाइंट हो जाए। तो आपको ये समझना है कि जैसे जैसे सिंथेसिस हो रहा है तो ये तो डबल स्टैंडर्ड होता जा रहा है कंटिन्यूअस, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट। ओके, अब लैगिंग स्ट्रैंड में प्रॉब्लम क्या थी कि इधर उसको 5' मिलेगा और इसकी एक्टिविटी क्या है? 5' to 3'। ठीक है, अब 5' मिलने के लिए इसको क्या करना होता है? छोटे छोटे आरएनए प्राइमर, डीएनए नहीं है ये, आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर क्या होते हैं? स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब आपको पता है ये आरएनए प्राइमर है तो यहाँ पे यूरेसिल होगा। ठीक है, तो एक करेक्शन ये करना होगा कि यूरेसिल को हटाओ, थायमिन को जोड़ो, क्योंकि ये डीएनए है। लेकिन क्योंकि ये आरएनए प्राइमर इधर से इधर जब जुड़ जाएगा तो इसको 5' to 3' फ्रेगमेंट डायरेक्शन मिल जाएगा और इस डायरेक्शन से ये वर्क करने लगेगा बाहर की। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? और ये फ्रेगमेंट में बन। क्लियर? चलो अब आगे देखो। तो इसी लैगिंग स्ट्रैंड में जो आप आरएनए प्राइमर यूज कर रहे हो, इसके लिए एंजाइम कौन सा लगता है? डीएनए प्राइमेज adds RNA primers of RNA nucleotide to the lagging strand। ये क्वेश्चन, एंजाइम क्या है? डीएनए प्राइमेज, क्योंकि प्राइमिंग कहाँ की है उसने? डीएनए स्ट्रैंड पे। प्राइमर क्या होते हैं? आरएनए के छोटे स्ट्रैंड, छोटे स्ट्रैंड। दिस इज नॉट आरआरएनए, दिस इज नॉट टीआरएनए, दिस इज नॉट एमआरएनए, दिस इज साइंटिफिकली डिजाइंड, मतलब इंजीनियरिंग में साइंटिफिकली डिजाइन प्राइमर्स यूज होते हैं और नेचुरल प्रोसेस में छोटे छोटे फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए होते हैं जो यहाँ पे वर्क कर। इसके एडिशन में, करेक्शन में हमें यही करना होता है कि जब वो ज्वाइनिंग होगी, लाइगेशन होगा, तो लाइगेशन होगा प्लस मतलब जहां जहां पे आरएनए प्राइमर नहीं है वहां वहां डीएनए सिंथेसिस हो जाएगी और अब आरएनए प्राइमर की यूरेसिल को रिमूव करके थायमीन जोड़ना है और प्लस लाइगेशन करना। क्लियर? adds primer on the RNA of RNA nucleotide। दिस इज क्वेश्चन कि प्राइमर जो होता है वो आरएनए का होता है, एंजाइम जो होता है वो डीएनए प्राइमेज होता है। किस स्ट्रैंड पे? लीडिंग स्ट्रैंड पे नीड नहीं थी, वहां कंटिन्यूअस चल रहा है, डीएनए पॉलीमरेज खुद ही काम कर रहा है, उसको कोई फ्रेगमेंट की नीड नहीं है। इसकी जरूरत कहाँ है? लैगिंग स्ट्रैंड पे, ताकि उसको आर्टिफिशियल वहां पे 5' to 3' स्ट्रैंड मिल जाए और वो वहां पे वर्क करना स्टार्ट कर जाए। डीएनए पॉलीमरेज 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये गलती होती है बच्चों से, अगर 1 और 3 आ जाता है तो जो कंटिन्यूअस वर्क कर रहा था वो 3 था। डीएनए पॉलीमरेज 1 रिप्लेसेस आरएनए प्राइमर विद डीएनए न्यूक्लियोटाइड। क्लियर?
आरएनए प्राइमर से हमारा काम नहीं चलेगा, फिर वो गलत हो जाएगा, यूरेसिल चाहिए ही नहीं हमें, तो उसी को किससे, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड मतलब थायमिन से रिप्लेस कर, बाकी तो किसी को रिप्लेस करने की नीड नहीं है। तो जहां जहां यूरेसिल है उसको रिप्लेस कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज 1। क्लियर है? देन डीएनए लाइगेज, अब सब कुछ हो गया, लीडिंग स्ट्रैंड बन ही गया, लैगिंग स्ट्रैंड में फ्रैगमेंट भी बन गया, तो जहां जहां पे जोड़ आना है वहां वहां पे क्या करना है, लाइगेज एंजाइम आएगा, लाइगेशन कर देगी। इज इट क्लियर? ठीक है एकदम। तो इतना हम लोग शॉर्ट में देखेंगे आज, ताकि कल के एग्जाम क्लियर। तो आप यहाँ पे देखो हमने क्या क्या बात किया, ये क्लैम्प तो ऐसे समझ लो कि तुम कुछ मॉडल है जो खिसकता जा रहा है आगे और सिंथेसिस होता जा रहा है। ठीक है, जैसे आपने कभी ऐसा कुछ देखा हो कि किसी साड़ी वगैरह की पेंटिंग चल रही है या धागे का मैन्युफैक्चरिंग आपने देखा हो, धागा बन रहा है उसको कलर करना है, तो बस वो कलर लेते हैं कपड़े में या किसी चीज में और उस पे उस पूरे थ्रेड को पास करा दो। ठीक है, तो वो कलर होता जाएगा जैसे जैसे वो पास होगा। उसी तरीके से ये क्या है, क्लैंप खिसकता जा रहा है और डीएनए रेप्लिकेट होता जा रहा है। क्लियर? अपने आप में ये मॉलिक्यूल आते जाएंगे, जैसे जैसे डीएनए पॉलीमरेज यूज हो रहा होगा तो और डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसिस हो रही होगी, दूसरा एंजाइम आ रहा होगा, वो सारा एंजाइम वाला कॉन्सेप्ट रहेगा। एंजाइम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, बाइंडिंग कर्व, कितनी तेज प्रोसेस चलानी है, उतने अमाउंट ऑफ एंजाइम चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि एक ही एंजाइम वर्क कर रहा है, यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, वो बहुत सारे स्टेप्स होंगे। साइमल्टेनियसली चलता है, लेकिन दिस इज फास्ट दिस इज स्लो, ये और एक क्वेश्चन है। ये फास्ट क्यों हुआ, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। उसमें एक लाइन लिखा था एनसीईआरटी में कि जो स्ट्रैंड की पोलैरिटी है इट इंसर्ट इट इंक्रीजेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रेप्लिकेशन इन लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो डायरेक्शन उसको नहीं मिल रहा था, तो डायरेक्शन के लिए उसे यहाँ पे छोटे छोटे प्राइमर मिल गए। ये ऑलरेडी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो उसको 3 प्राइम एंड मिल गया और वो यहाँ से वर्क करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है? जो बीच बीच में गैप है उसको वो फटाफट फिल करेगा और तब फाइनली यहाँ पे एक रेप्लिकेशन चलता रहेगा। क्लियर है बेटा? तो डीएनए हेलिकेज, डीएनए प्राइमेज ध्यान रखना, प्राइमोसोम बोलते हैं इनको, इस पे अभी जाने की जरूरत नहीं है। ये दोनों साथ में वर्क कर और इनके साथ में ही टोपो आइसोमरेज चाहिए, तब ये वर्क स्टार्ट होगा। डीएनए पॉलीमरेज तो बाद में आएगा, जब पहले कहते हैं ना कि किसी चीज की प्रिपरेशन हो जाएगी तब तो उस पर पॉलीमराइजेशन होगा। तो दीज आर द प्रिपरेटरी, ये स्टेबलाइज करेगा कि ये आपस में दोबारा बाइंड न बना, तो मास्किंग कर दिया एक तरीके। तो लैगिंग स्ट्रैंड में फ्रैगमेंट में होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम टेम्पलेट का होगा, इसलिए जो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम के लिए उसको रिवर्स डायरेक्शन में आना पड़ेगा और उसमें हेल्प करता है आरएनए प्राइमर। क्लियर? ठीक है बच्चा? और इन्हीं छोटे छोटे आरएनए प्राइमर के फ्रेगमेंट को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। एक क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखो, जो छोटे छोटे प्राइमर वहां पे जुड़ रहे हैं उनको क्या कहेंगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। और हमें पता है ये सिंथेसिस डीएनए की हो रही है, तो लास्टली हमें क्या करना पड़ेगा कि जो एक्चुअल में लैगिंग स्ट्रैंड में फ्रैक्शन में डीएनए सिंथेसिस हो गया वो तो ठीक है, जहां जहां आरएनए प्राइमर है वहां वहां हम यूरेसिल को रिमूव करके थायमिन को ऐड कर देंगे और दोनों फ्रेगमेंट के बीच का जो डिस्टेंस है, जो ज्वाइनिंग कराना है, वो क्या होगा, फॉस्फोडाइस्टर फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनेगा और उसके लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम होगा। This is known as ligation of DNA strand. Is it clear? पोलैरिटी समझ में आ गई, एंजाइम को कॉम्प्लेक्स समझ में आ गया। ठीक है, दिस इज नोन एज अनजिपिंग। ठीक है, आप सिंपल आपके बैग में चेन लगा है, यू कैन रिलेट, बस वो हेलिक्स नहीं है। आपके बैग की चेन एक स्ट्रेट है और डीएनए कैसा है, हेलिक्स है। तो यू कैन सी कि अगर इस चेन को मैं क्वाइल करा दूं तो तुम कैसे ओपन करोगे, वो अटकती जाएगी अटकती जाएगी। ठीक है, तो इसलिए उस अटकने और उस टेंशन को रिलीज करने के लिए ये सब रेप्लिसोम मॉडल के कॉम्प्लेक्स एंजाइम रोल प्ले करते हैं अलोंग विद एसएसबी प्रोटीन। फिर ध्यान रखना, एसएसबी प्रोटीन इज प्रोटीन एंड एंजाइम इज आल्सो प्रोटीन, बट दे हैव कैटालिटिक एक्टिविटी। एसएसबी प्रोटीन को आप कभी एंजाइम नहीं बोलोगे, वैसे ये तुम्हारे लेवल पे नहीं पूछेगा। अभी इस सब पे हम डिटेल बाद में बात करेंगे।
ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा है? इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर रहता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, राइबोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस चलता रहेगा। ये क्या है? डीऑक्सीराइबोज शुगर को डीआर रिप्रेजेंट कर रहा है, डीऑक्सीराइबोज शुगर को, और ये हमेशा ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में न्यूक्लियोटाइड को अपने पास बुला रहा है। दो फॉस्फेट की एनर्जी यूज कर ले रहा है। कल रिवाइज किया था क्या? एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी रिवाइज किया घर पे? करना चाहिए तभी। एटीपी में जो मैंने बॉन्ड एनर्जी पढ़ा रखी है वो स्ट्रक्चर फॉस्फेट का आपको रिवाइज कर लेना चाहिए। तो लीडिंग स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 डायरेक्शन, जो नया बनेगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, लैगिंग स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। तो इधर से बनेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये फ्रेगमेंट में बनेगा। उन फ्रेगमेंट को आरएनए प्राइमर, ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं। उनके लिए डीएनए प्राइमेज वर्क करेगा जोड़ने के लिए। फिर डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा, डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन कराएगा लैगिंग स्ट्रैंड पे, एंड फाइनली डीएनए लाइगेज आएगा, वो ज्वाइन कर देगा और आरएनए प्राइमर से डीएनए पॉलीमरेज 1 रिमूव कराएगा थाइमिन, यूरेसिल को थाइमिन ऐड। इज इट क्लियर? ठीक है, फिर से हम लोग इसको रिवाइज करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे ये मैंने रस्सी का तुम्हें एग्जांपल बताया था, तो ये आप इधर से खोलोगे तो इधर इसके टेंशन क्रिएट होंगे। तो इसका कॉइल और किस तरीके से होता है वो सब हम लोग टॉर्क पे बात नेक्स्ट क्लास में। टाइप्स के भी बात बाद में करेंगे, अभी इतना जरूरी नहीं है। एसएसबी प्रोटीन समझ में आ गया है? तो यू कैन सी हियर बेटा कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये किस तरीके से एसएसबी प्रोटीन से ये मास्किंग करके रख। क्लियर? अब ये न्यूक्लियोटाइड के जो नाइट्रोजनस बेस पेयर है वो फ्री, बेस जो है पेयर नहीं रहेंगे, बेस जो है वो फ्री नहीं रहेंगे। वो मतलब फ्री है लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते, एक लेयर है उनके बीच में, तो मास्किंग कर। प्राइमेज के लिए रखना ध्यान में, स्पेशल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए प्राइमेज एडिशन ऑफ आरएनए प्राइमर। क्लियर? तो है वो पॉलीमराइजेशन फ्रैगमेंट किसका ला रहे हैं? वो आरएनए का ला रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर स्पेशल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। अभी इसमें बस इतना ध्यान रखो, दिस शॉर्ट आरएनए फ्रैगमेंट आर कॉल्ड आरएनए प्राइमर। तो आप कहाँ पे क्या है इतना आपको समझ में आना चाहिए। मेन एंजाइम का क्वेश्चन मैं पूछ सकती हूँ, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड मेन एंजाइम जो सिंथेसिस करा रहा है। प्राइमरी स्क्वाड किसने कराया? सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज 1 ने। क्लियर है? प्राइमर पे वर्क किया डीएनए पॉलीमरेज 1 ने। बाकी सिंथेसिस चाहे लीडिंग स्ट्रैंड हो चाहे लैगिंग स्ट्रैंड हो, वहां पे वर्क कौन कर रहा है? डीएनए पॉलीमरेज 3। कंटिन्यूअस स्ट्रैंड पे तो कोई दिक्कत ही नहीं था, आया डीएनए पॉलीमरेज 3, पूरा सिस्टम बना हुआ है, हेलिकेज ने ओपन किया, टोपोआइसोमरेज ने स्टेबलाइज कर दिया, एसएसबी प्रोटीन ने मास्किंग करके रखी है, अब वो सिंथेसिस स्टार्ट कर। क्लियर है? इसी में पैरेलली चलता है डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म, जो चेक करता जाता है कि जो रेप्लिसोम मॉडल आगे की तरफ बढ़ गया उसने क्या रेप्लिका सही बनाया है, कहीं ऐसा तो फॉल्स पेयरिंग जो आगे जाके म्यूटेशन की तरह वर्क करे, ऐसा तो नहीं हो गया कुछ। तो यहीं पे पैरेलली क्या चलेगा? डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म। ओके, आपको समझ में आ रहा है? ये हो गया आपका डीएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये स्टैंड पे बाइंड किया हुआ है, जो ओपन होगा उससे स्टार्ट कर दिया उसने 5 प्राइम एंड का नया सिंथेसिस कर रहा है, 3 प्राइम एंड पे वो वर्क कर। क्लियर है बच्चा? तो आगे बढ़ता जाएगा, ये डबल स्टैंडर्ड होता जाएगा और वो आगे सिंथेसिस करता जाएगा। पॉलीमराइजेशन एंड एडिटिंग जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये एडिटिंग होती है, चेकिंग होती है, डीएनए रिपेयर की मैकेनिज्म पूरा एडिट एडिट कर लो, चेक कर लो, ताकि रेप्लिकेशन सही से होता है। खैर इसमें हम लोग लेंगे फिर से क्लास। ये मैंने डाला नहीं है बट फिर भी आप यहाँ पे इनकी जो पॉलीमराइजेशन स्पीड है ये थोड़ा भी ध्यान में रखो। ये डीएनए पॉली थर्ड जो है वो अप टू 15,000 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर पर सेकेंड ऐड कर सकता है। मॉलिक्यूल सेल की एक्टिविटी पोलैरिटी पे क्वेश्चन आ रहा है, ये ध्यान रखो। आप देख लो यहाँ पे डीएनए पॉली थर्ड कॉलम में था, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्टिविटी फॉर पॉलीमराइजेशन इज प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, और 1 2 3 तीनों में प्रेजेंट होता है।
5 प्राइम टू 3 प्राइम। मैंने ये नहीं बोला कि वो इधर से आरएनए प्राइमर को हेल्प कर रहा है, वो उधर से ही आ रहा है, इसका मतलब उसने पोलैरिटी वही रखी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। क्लियर? तभी तो वो रिवर्स डायरेक्शन में गया, तो ये ध्यान रखना। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या होता है? न्यूक्लियस एक्टिविटी क्या होती है बताओ? एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, न्यूक्लियस मतलब जो न्यूक्लिक एसिड पे अटैक करे वो न्यूक्लियस हो गया। एक्सोन्यूक्लियस, हाँ, न्यूक्लियस पे बाहर किस पे एक्टिविटी किस पे हो? न्यूक्लिक एसिड पे एक्टिविटी न्यूक्लियस। एक्सो का मतलब बाहर, बाहर को डिफाइन करो, मतलब वो 5 प्राइम या 3 प्राइम एंड पे वर्क करेगा। ये बाहर जो पहला बेस पेयर होगा ना उसी पे एक्ट करेगा, दैट इज एक्सो। ओके, इन बिटवीन कहीं करेगा तो उसको बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस। पहले भी एक क्लास में बताइए ये बात, तो ध्यान रखो। 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी मतलब 3 प्राइम डायरेक्शन में ये कट लगा रहा है, कौन? तीनों करते हैं, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज 3 और 2 में एब्सेंट होता है। ये थोड़ा सा हायर लेवल का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बेटा सब गेम पोलैरिटी का होता है, एंटी पैरेलल स्टैंड, पोलैरिटी, कितनी एक्यूरेसी, ये सब यहाँ पे आता है, तो आप बस यहाँ पे रखो। डीएनए रिपेयरिंग एंड प्रूफ रीडिंग, इसमें आपका डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम, मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम होता है, ये उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। डीएनए पॉली फर्स्ट और 2, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, सेकंड डीएनए रिपेयर में मेन काम करता है, और फर्स्ट के पास कैपेसिटी होता है, वो प्रूफ रीडिंग भी कर सकता है, वो पॉलीमराइजेशन और रीडिंग जो रिपेयर के लिए कॉम्प्लेक्स बनता है एंजाइम का, उसमें भी वो पार्टिसिपेट करता है, तो ये फंक्शन भी इंपॉर्टेंट। यूकैरियोटिक का और कॉम्प्लेक्स, ये सब जो अभी आप पढ़ रहे हो ये किसका पढ़ रहे हो? इकोलाई का पढ़, ठीक है। यूकैरियोटिक का आपके लेवल पे पढ़ाना भी नहीं है, क्योंकि ये जो मैं बता रही हूँ 1 2 वही ज्यादा है। तो यूकैरियोटिक में जो टर्म देते हैं वो अल्फा बीटा गामा डेल्टा के फॉर्म में देते हैं। 1 2 3 का कहाँ पे नाम आया? प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में बस आप इतना याद रखो कि यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज के टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं? अल्फा बीटा गामा डेल्टा। इसमें मेन एंजाइम जो है दैट इज डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। मेन एंजाइम का मतलब पॉलीमराइजेशन के लिए जो मेन रोल प्ले कर। क्लियर है? बस। लाइगेज लाइगेशन करता है, और किस बॉन्ड पे करता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पे, ठीक है। ये स्ट्रैंड हो गया, ये स्ट्रैंड है, ओपन है, इस पे नया फ्रेगमेंट सिंथेसाइज हुआ है। जस्ट आप समझो कि ये नया फ्रेगमेंट सिंथेसाइज हुआ है, इन दोनों को जोड़ना है। तो बेटा सामने सामने हाइड्रोजन बॉन्ड तो ऑलरेडी जुड़ा होगा ना, फंडामेंटल समझो, हाइड्रोजन बॉन्ड तो खुद ही जुड़ा हुआ है, तभी वहां रेप्लिकेशन हुआ है ना। बचा क्या? आपका बैकबोन बच गई। तो लाइगेशन क्या करता है? लाइगेज एंजाइम क्या करेगा? बैकबोन को आके यहाँ पे उसने क्या कर दिया? लाइगेज कर दिया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पता नहीं बच्चे क्यों गलत करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड पे इसका कोई रोल ही नहीं है, ये बैकबोन को ज्वाइन कर रहा है, बैकबोन में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होती है तो पीडी बॉन्ड पे वर्क करता है। आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है, एलएन के टेस्ट सीरीज में भी पूछा है, फिर भी आपके सीनियर्स भी गलत किए थे। तो पीडी बॉन्ड्स पे वर्क करता है लाइगेज एंजाइम, लाइगेशन विद द पीडी बॉन्ड। उसमें एक ऑप्शन था पीडी एंड हाइड्रोजन बोथ, सबने वही किया। ओके, लाइगेशन में वो फ्रेगमेंट, ये वाला फ्रेगमेंट, ये वाली बॉन्डिंग ऑलरेडी बनी है, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ है, पीडी बॉन्ड यहाँ है, तो ये तो जुड़ ही रहा है, यही तो पॉलीमराइजेशन है कि हाइड्रोजन बॉन्ड से न्यूक्लियोटाइड को जोड़ो, दिस इज द पॉलीमराइजेशन। क्लियर? लेकिन बैकबोन नहीं प्रॉपर बनी है तो उसको लाइगेट करना है, लाइगेट मतलब बोन को जोड़ना है, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम में जैसे बोन आपकी जुड़ रही है कार्टिलेज से, उसी तरीके से समझ लो कार्टिलेज की तरह वर्क कौन कर रहा है? लाइगेज एंजाइम। क्लियर है बच्चा? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए जेनेटिक गम, जेनेटिक सीजर, आपको एक नाम लिया था मैंने, दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। ब्लंट एंड स्टिकी एंड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बताया था, वो क्या थे? जेनेटिक इंजीनियरिंग के सीजर्स, कैंची की तरह वर्क करते, ये क्या है? जोड़ते हैं, तो दोनों का फंक्शन कैसा हो गया? एकदम अपोजिट है। क्लियर? तो दोनों के फंक्शंस पूछते हैं। यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन ज्वाइन द फ्रेगमेंटेड डीएनए।
और अगेन आप इसको सोच सकते हो कि जब आप कहीं पे आर्टिफिशियल जेनेटिक इंजीनियरिंग में फ्रेगमेंट ऐड कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको एडिशन तो करना पड़ेगा। तो कटिंग के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड ज्वाइनिंग के लिए लाइगेज एंजाइम, तो भी आपको दिमाग में सेट रहेगा। वाई शेप, रेप्लिकेशन फॉर्क, एसएसपी प्रोटीन, ये क्या, ठीक है। मूवमेंट से, पोलैरिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, टाइप्स वगैरह अभी भूल जाओ, मूवमेंट पोलैरिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से एंजाइम आए, क्या क्या वर्क है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डीएनए से कोई क्वेश्चन, सीजियम क्लोराइड, डेंसिटी ग्रेडियंट, जितने मैं वर्ड बोल रही हूँ बस वो सुनो ध्यान से कि वो वर्ड तुम्हें फिट कर रहे हैं या नहीं। डीएनए का डायरेक्शन, डीएनए के बॉन्डिंग, चारगाफ रूल, बेस पेयरिंग का लॉ, एक स्ट्रैंड दिया है, दूसरा स्ट्रैंड तुम डिफाइन कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस दिया है तो दूसरा स्ट्रैंड बना सकते हो। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कल, जैसे जस्ट सपोज मैंने लिख दिया ए टी जी 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 सी जी सी टी टी ए, और ध्यान देना वहां पे मैं ऐसे दूंगी, सिंपल तो मैं एबीसीडी नहीं खेला हूं, ठीक है। तो इस पोलैरिटी को ध्यान देना, 5' है तो इसके नीचे अगर डीएनए दूसरा आपको पूछेगा डीएनए का स्ट्रैंड तो वो आ जाएगा 3'। पहली गलती यही करते हो, डीएनए पूछेगा तो, और आरएनए पूछेगा तो ध्यान से सुनो, आरएनए पूछेगा तो क्या करना है, डीएनए रेप्लिकेशन पूछेगा तो आपको जो इसके सामने डीएनए रहेगा उसको दोनों को रेप्लिकेट करके आप पोलैरिटी ध्यान रखो। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, टी ए सी 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 जी ए ए टी, डायरेक्शन 5'। अब इसका रेप्लिकेशन पूछेगा तो न्यू सिंथेसिस वाले का फिर से ये होगा और इसके न्यू सिंथेसिस का फिर से ये होगा, कांस्टेंट चलेगा। अब का कह दिया इसने कि 3' टू 5' दिया हुआ है और बोल दिया कि आरएनए बताओ, तो आरएनए बताते वक्त सिंपल टी की जगह ए की जगह यू, ठीक है। थाइमिन जहां जहां आना है वहां वहां यू यू कर देना, सी की जी से, जी से, जी से, सी से, यू यू एंड ए। पोलैरिटी ये 3' था 5', तो ये क्या है आपका 5', 3'। क्लियर है, समझ में आई। अब हम आपको कुछ चीज बता रहे हैं जो आपको ध्यान रखना है रिलेटेड टू एप्लीकेशन। मैंने लास्ट ईयर बहुत डिटेल में पढ़ा है, क्यों, क्योंकि ये बेसिक्स है, बहुत मजा आता है, एप्लीकेशन आगे आपको बहुत काम है। ओकाज़की फ्रेगमेंट से क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जरा तुम लोग, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको सब ड्रॉ कर लेना, ठीक है। फंक्शन ऑफ एंजाइम और ये इमेज सबकी ड्रॉ होनी चाहिए खुद के हाथ से। फास्ट कौन सा होगा, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, स्लो कौन सा चलेगा, लैगिंग स्ट्रैंड, कॉम्प्लेक्स कौन सा है, लैगिंग स्ट्रैंड, पोलैरिटी, ये सब क्वेश्चन रहेगा आपका। अब आप ये रियल इमेज देखो तो इसमें आपको दिख रहा है ये सब क्या है, रेप्लिकेशन चल क्लियर। तो कई सारे ओरी ऑफ रेप हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक। अब ये जब रेप्लिकेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ओपन होता जा रहा है, करता जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मिल जाए। तो एट द एंड आपको क्या दिख रहा है, इस तरीके से बड़े 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 रेप्लिकेशन होते जा रहे हैं, जो जितना ओपन अभी नहीं हुआ है वहां रेप्लिकेशन कंप्लीट होगा। क्लियर है। तो फाइनली आपका पूरा स्ट्रैंड जो होता है वो रेप्लिका कन्वर्ट होता है, ये डीएनए रेप्लिकेशन का थंब रूल है। ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा नहीं होगा, ये सब चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखें और बाद में हम लोग इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखें। चलो अभी जेनेटिक कोड से रिलेटेड कुछ बातें मैंने ऑलरेडी एक दिन बताई थी तुम्हें, जब इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे हम लोग, उसी से रिलेटेड कुछ चीजें क्वेश्चन में आ सकती है। जैसे ट्रिपलेट होते हैं, कोडॉन है, कोडॉन है तो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, डीएनए पे या आरएनए पे, आरएनए पे प्रेजेंट होंगे, क्योंकि प्रोटीन कहाँ से बनना है, आरएनए पे। तो इस तरीके से छोटे मोटे क्वेश्चन आएंगे।
डीएनए से आरएनए, आरएनए में भी कौन सा आरएनए, एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन। तो कोडॉन किसके पास है, एमआरएनए के पास है। क्लियर। अब यहाँ पे कुछ स्ट्रैंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन फिर से आई, क्योंकि डीएनए और आरएनए के बनने में कोई दिक्कत है तो ये है कि अगर दोनों स्ट्रैंड आरएनए सिंथेसिस करेंगे तो अगेन वो आरएनए आरएनए के न्यूक्लियोटाइड फ्री रहेंगे, वो आपस में जुड़ जाएंगे और डबल स्ट्रैंड बना देंगे। और यू नो कि आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर एंड डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। इसलिए दोनों स्ट्रैंड वर्क नहीं करता है, हमेशा एक स्ट्रैंड वर्क करता है, किसमें, ट्रांसक्रिप्शन में, आरएनए की सिंथेसिस में। इज इट क्लियर? उसका रीजन भी समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से, समझ में आया? अगर दोनों स्ट्रैंड से फ्री आरएनए बन जाएंगे तो वो आरएनए तो फ्री है, न्यूक्लियोप्लास्ट में आ रहा है, न्यूक्लियोप्लास्ट से अगर यूकैरियोटिक होगा तो साइटोप्लाज्म में आएगा। और आपको प्रोकैरियोटिक का पता है कि वहां तो ओपन फील्ड है, इधर आरएनए बना उधर तुरंत राइबोसोम फ्री घूम रहे हैं, वहां तो कोई बाउंड्री नहीं है, कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, तो वो तुरंत उसी आरएनए पे पैरेलली प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। तो एक तरफ से अभी आरएनए का बनना भी पूरा नहीं होता है तब तक वो कोडिंग स्टार्ट कर देता है। क्लियर? ये चीज याद रहेगी। दूसरी चीज, जब यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो हमने आपको बताया है कि वहां पे इंट्रॉन्स एक्सॉन प्रेजेंट, मतलब ऐसी यूनिट जिसके पास इंफॉर्मेशन है और ऐसी यूनिट जो इंटरप्टिंग है, जिसके पास प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जब एमआरएनए बनता है तो वहां पे कंप्लीट जो सीक्वेंस है वो एमआरएनए के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर? उसको कोई मतलब नहीं है कि वहां पे स्ट्रैंड जो था उसमें इंटरवेनिंग सीक्वेंस उसने कोड कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, या उसने इंफॉर्मेशन वाले को किया। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब उससे प्रोटीन बनना हो। प्रोटीन बनने में अगर इंटरप्टेड इंफॉर्मेशन वहां पे आई तो वो प्रोटीन का सीक्वेंस बन ही नहीं सकता, रुक जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। सेम वे में कि जैसे अगर आपने नोट्स बुक्स बनाए हैं और आपने 2-3 पेज पे इंफॉर्मेशन लिखी, फिर मूड खराब था कि अभी ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ना, 10 पेज खाली छोड़ा और दूसरा कुछ पढ़, क्लियर? फिर आगे आपने 10 पेज बाद कुछ लिखा है, लेकिन आपने किसी को वही नोट्स पढ़ने को दिया, आपको तो पता है कि यहाँ पे 10 पेज खाली, लेकिन दूसरे जिसको आपने बोला मेरी नोट्स कंप्लीट है तुम देख लो, ठीक है, तो वो तो 3 पेज पलट के बोलेगा कि कहाँ कंप्लीट है, बेवकूफ बना दिया। तो वो जो बीच के खाली पेज है उसको रिमूव करना पड़ता। तो सेम वे में एमआरएनए जो होता है, एमआरएनए कंटिन्यूअस सीक्वेंस है जिसके पास इंफॉर्मेशन कैसी है, इंटरवेनिंग और इंफॉर्मेटिव, मतलब इंट्रॉन्स एक्सॉन की दोनों की सीक्वेंस है और उसको करना पड़ता है स्प्लाइसिंग। दैट प्रोसेस इज नोन एज स्प्लाइसिंग, स्प्लाइस आउट कर, ठीक है, स्प्लाइस आउट मतलब रिमूव कर दो। तो रिमूव जब होता है तो सारी इंफॉर्मेशन वाली चीज आपस में ज्वाइंट हो जाती है। बात समझ में आई? तो स्प्लाइसिंग की मैकेनिज्म डीएनए रेप्लिकेशन में नहीं होती है, कहाँ होती है, ट्रांसक्रिप्शन में होती है। किसमें? यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में, क्योंकि प्रोकैरियोटिक डीएनए में इंट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, वहां पे इंटरवेनिंग सीक्वेंस नहीं है। दैट्स व्हाई प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन एक कंटिन्यूअस सीक्वेंस में पॉसिबल है, क्योंकि वहां पे कोई न्यूक्लियर बाउंड्री नहीं है और कोई इंटरवेनिंग का स्प्लाइसिंग नहीं है। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आई? समझ में आई? अब हम तुम्हें कुछ और बताते हैं इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज रिलेटेड टू पोलैरिटी अगेन। कोडिंग स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। बहुत ध्यान से सुनना यार, क्लियर? एकदम ध्यान से अच्छे से सुनो। सिंपल सी बात यह है बेटा कि जब ट्रांसक्रिप्शन होना है तो एक स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन है कोड। क्लियर? कोड क्यों? क्योंकि डीएनए ही तो बॉस है और डीएनए इंफॉर्मेशन ट्रैवल करा रहा है। तो जब डीएनए इंफॉर्मेशन ट्रैवल करा रहा है तो उसके पास जो स्ट्रैंड है, ध्यान से सुनो, जो स्ट्रैंड है कोड उसको वो रखता है कंजर्व, कंजर्व बचा के रखना। और आप ऐसे समझो बेटा, रिज्वाइन करना तुम लोग सेम आईडी से,
आप ऐसे समझो, ये हो गया कोडिंग, ये हो गया नॉन कोडिंग, और इनमें इनसे ही बनना है एक स्ट्रैंड से डीएनए, और उस इंफॉर्मेशन सॉरी आरएनए, और उसको कह रहे हैं कि प्रोटीन की इंफॉर्मेशन। क्लियर? अब डीएनए के सामने जो डीएनए वर्क करता है आरएनए सिंथेसिस पे, वो होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री वर्क। समझो इस बात को, वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तभी जो न्यू सिंथेसाइज एमआरएनए बन रहा है उस एमआरएनए के पास इंफॉर्मेशन आएगी सामने वाले डीएनए की। ये बात समझ में आई? क्लियर? तो डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन हमेशा कहाँ होता है? नॉन कोडिंग डीएनए पे। क्यों? क्योंकि आपको तो कोड को ट्रांसफर करना है ना, आपको एमआरएनए के ऊपर वो कोड लाना है जो डीएनए के ऊपर था, तो कोडिंग तो सामने वाला है। ध्यान से देखो, ये है रेप्लिकेशन का। देखो ये क्लैम्प फॉर्मेशन हुआ और ये मूव कर रहा है। आरएनए प्राइमर ऐड हुआ, डीएनए प्राइमेज था, गया वो, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आया, वर्क किया, और इससे सिंथेसिस स्टार्ट हो गई। अब इसे एनिमेशन में इतना ही दिखा है, इतना सिंथेसिस। तो ऐसे ही एक फ्रेगमेंट यहाँ पे ऐड होगा, एक फ्रेगमेंट यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे ऐड होगा, और बीच बीच में डीएनए की सिंथेसिस हो जाएगी, और उसको आरएनए प्राइमर को रिमूव करना होगा यूरेसिल वाले रिप्लेसमेंट के लिए, और फिर पूरा रिज्वाइनिंग हो जाएगा। तो एक कंटिन्यूअस आपको क्या दिखेगा कि लीडिंग स्ट्रैंड पे तो इसमें दिखाया नहीं है, वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लैगिंग स्ट्रैंड पे सिंथेसिस हो जाएगी। क्लियर है? अब ये आपका ट्रांसक्रिप्शन को समझो। ट्रांसक्रिप्शन में आप देखो ध्यान से, देयर इज अ मूवमेंट ऑन वन स्ट्रैंड ओनली, एक स्ट्रैंड पे वर्क हो रहा है। ध्यान से समझना, ट्रांसक्रिप्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन वन स्ट्रैंड, और यही मैं आपको बता रही थी। उसको अभी यहाँ पे अपन इस एनिमेशन को थोड़ा सा पॉज करते हैं और समझते हैं कि क्या चलेगा, स्ट्रैंड का सीक्वेंस कैसे है। तो आप देखो ध्यान से, मैं आपको बता रही हूँ कि डीएनए है, डीएनए में अगेन आपके पास वही कहानी है। हेलिकेज तो वर्क करेगा ही, क्योंकि हेलिक्स को ओपन होना ही होगा, तभी वर्क होगा। टोको आइसोमेरेज आएगा ही, क्योंकि टोको आइसोमेरेज को स्टेबलाइजिंग करना है। क्लियर? सिंगल स्ट्रैंड चाहिए, सिंगल स्ट्रैंड होगा तभी आरएनए वहां पे सिंथेसिस हो सकती है। लेकिन यहाँ पे मैकेनिज्म में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि मैकेनिज्म में जो वर्क रुक रहा है वो वर्क है मेन कोडिंग स्ट्रैंड और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड वाली कहानी से। आप ये ध्यान रखो, डीएनए को अपनी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कराना, अपनी इंफॉर्मेशन को खुद से नहीं दे सकता। उसकी इंफॉर्मेशन अगर आरएनए में आनी है तो वो हमेशा उसके एंटी पैरेलल वाले स्ट्रैंड से ही उस पर जाएगी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का रूल है। क्लियर? इस पे अगर आप सिंथेसिस करोगे तो ये आरएनए के पास ये वाले डीएनए की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, और क्योंकि यहाँ पे कोडॉन वर्क कर रहे हैं इसलिए सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड मैटर करता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड मैटर करता है, उसी से अमाइनो एसिड 1 आएगा, अमाइनो एसिड 2 आएगा, अमाइनो एसिड 3 का सीक्वेंस आएगा। अगर आपने इस डीएनए की इंफॉर्मेशन ले ली तो ये अलग इंफॉर्मेशन जाएगी। जैसे सर सपोज ऊपर है ए टी जी, नीचे है टी ए सी, तो टी ए सी से अगर आप एमआरएनए बनाओगे तभी एटीजी वाली इंफॉर्मेशन एमआरएनए पे आएगी। इज इट क्लियर? आपको यहाँ याद रखना है कि कोडिंग स्ट्रैंड पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं होती है। कोडिंग स्ट्रैंड इज नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। इज इट क्लियर? और टेम्पलेट होता है वो साचा जिसके ऊपर फॉर्मेशन चल रहा है। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड इज ऑलवेज नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। इज इट क्लियर? समझ में आई बात? हाँ, समझ में आई? अब यहाँ पे पोलैरिटी मैंने गलत बना दी, इस साइड से बनी। ठीक है, फिर से बात वही है, 3 प्राइम एंड पे पोलैरिटी उसको मिलेगी और वो 5 प्राइम एंड में सिंथेसिस होगा। तो जो आरएनए सिंथेसिस हो रहा है दिस इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम,
ये सिंथेसिस, पहला आरएनए एमआरएनए का सीक्वेंस इधर गया, आगे की तरफ बढ़ गया, तो वो क्या है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि मैम ये 3 प्राइम एक साइड लिख दी, बट आप समझो जब स्टार्टिंग हुई होगी तो 5 प्राइम वाला आगे चला बढ़ता जा रहा है। यही सब थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी होती है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का। आपको जो समझना है ना कोर फंडामेंटल, वो ये कह रहा है कि यहाँ पे एक ही स्ट्रैंड पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो सकती है, दोनों स्ट्रैंड पे होगा तो एक तो दोनों का कोई सेंस नहीं रहेगा, क्योंकि प्रोटीन की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, जो एक्सॉन की इंफॉर्मेशन है, वो एक प्रोटीन को या सिंथेसाइज करने के लिए यूनिट है, उसकी आगे वाले कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पे इंफॉर्मेशन अलग है अमाइनो एसिड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ इंफॉर्मेशन अलग है। ए के सामने ए तो है नहीं कि कॉमन सेम चलेगा, बस इतनी सी बात आपको समझनी। और अगर डीएनए को अपनी इंफॉर्मेशन ट्रेवल करानी है तो अपने आप को सेव रखना होगा, अपने सामने वाले से एमआरएनए बनवाना होगा ताकि उसकी इंफॉर्मेशन एमआरएनए पे चली जाए। की बात क्लियर है? अब एमआरएनए, अब ध्यान से सुनो, एमआरएनए जाता है राइबोसोम के पास, पता है हमें, एमआरएनए राइबोसोम के पास जाएगा और टीआरएनए लेके आएगा अमाइनो एसिड। तो टीआरएनए का सीक्वेंस कोडिंग स्ट्रैंड वाला नहीं होता है, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड वाला होता है, क्योंकि टीआरएनए को एमआरएनए के अपोजिट लाना पड़ता है, इसका एंटी कोडॉन यहाँ पे। आई बात कुछ समझ में? तो एमआरएनए, बस तुम इसको कंक्लूडिंग की तरह भी लिख लो, एमआरएनए के पास इंफॉर्मेशन किसकी है, कोडिंग डीएनए। रुको मैं एकदम थोड़ा सा क्लीन कर, चलो पहले ये एनिमेशन क्या दिखा रहा है आप देखो, यहाँ पे प्रोटीन फॉर्मेशन तक का पूरा एनिमेशन है, देखते हैं इसको एक बार अच्छे से। देखो इसको ध्यान से देखो, डीएनए हेलिक्स ओपनिंग उसी तरीके से हुई, बस यहाँ पे क्या है, पहली कंडीशन जो आपको याद रखनी है वो ये कि कंप्लीट डीएनए यहाँ पे ट्रांसक्राइब नहीं होगा, द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच हैव द इंफॉर्मेशन फॉर सिंथेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोटीन जिसकी रिक्वायरमेंट है, वो सेगमेंट में ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो पहली चीज, इट इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज सेगमेंटेड। इज इट क्लियर? ठीक, ट्रांसक्रिप्शन में एक स्ट्रैंड इन्वॉल्व होगा, चलो अभी हम बाद में यहाँ देखते, पहले क्या हो रहा है, ओपन हुआ, एक स्ट्रैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना रेप्लिकेट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि डीएनए को अपना एंटी पैरेलल चाहिए, तो वो यहाँ पे दोबारा डबल हेलिक्स बन रहा है, वो रेप्लिकेशन चल रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, आरएनए सिंथेसाइज हो रहा है। ये पर्पल वाली लाइन किसकी है, आरएनए की, एंड द प्रोसेस इज ट्रांसक्रिप्शन। बैकग्राउंड में ये सब समझो, ये तो आएगा ही ना, राइबोस सुगर आएगा, क्योंकि आरएनए है तो यहाँ पे अब सुगर कौन सी आएगी, राइबोस, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड आएगा, नाइट्रोजनस बेस आएगा, तो वो आपका चल रहा है। उसके बाद आपको क्या दिखा कि एमआरएनए जो रिलीज हुआ वो मूव किया, वो कहाँ आ गया, साइटोप्लाज्म में आया, प्रोसेस क्या हो रही है, ट्रांसलेशन की। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लो तो आपको हिंट रहेगा, एक तो ये मैंने बहुत बेसिक लेक्चर में एक बार बताया था तुम्हें कि जो भी पूरी यूनिवर्सल, जब प्रोटीन पढ़ाया था तब भी पॉइंट बताया कि यूनिवर्सल जो प्रोटीन है उसका पहला अमाइनो एसिड क्या होता है, मेथियोनिन। व्हाई? क्योंकि एयूजी इज स्टार्टिंग कोडॉन एंड एयूजी इज कोड फॉर द मेथियोनिन, तो स्टार्ट कराने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है और मेथियोनिन कोड करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है। तो ये क्या हो गया बेटा आपका कि यूनिवर्सली हर प्रोटीन का पहला अमाइनो एसिड क्या होता है, मेथियोनिन। तो यहाँ पे देखो एमआरएनए बना, न्यूक्लियस में बन रहा है, यूकैरियोटिक की बात हो रही है, जैसे ही आ जाए एमआरएनए मूव्स, अब वो डीएनए अपना डबल हेलिक्स होके चला गया अलग, दिखा आपको, एमआरएनए आ गया साइटोप्लाज्म में, एमआरएनए के पास ध्यान से देखो यहाँ टीआरएनए आ रहा है, दिस इज क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए, ये भी पढ़ना है आपको। टीआरएनए के ऊपर देखो यहाँ पे अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड की सिंथेसिस नहीं करा रहा है, अमाइनो एसिड की सिंथेसिस ऑलरेडी साइटोप्लाज्म में हो रही है, वहां से अमाइनो एसिड को लेके आ रहा है। तो टीआरएनए वेरी स्पेसिफिक, अब हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे तो हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आरएनए की डिस्कवरी और रिलेट करते हुए तो हमें बताएंगे मंडे को जो भी पढ़ते हैं। अभी आपको ये समझना है कि टीआरएनए रोल प्ले कर रहा है, दैट्स व्हाई हमने लिखाया था वहां पे
कि जो आरएनए है वो इंडिविजुअली प्रोटीन की सिंथेसिस कर सकता है, इसलिए आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। डीएनए को हमेशा आरएनए के थ्रू प्रोटीन सिंथेसिस करनी, तो आरएनए के पास कैपेबिलिटी थी, कैटालिटिक एक्टिविटी थी राइबोसोम के फॉर्म में, इसलिए आरएनए के अंदर केमिकल मॉडिफिकेशन हुए और डीएनए बना। क्लियर, वो भी आप यहाँ से समझ सकते। तो टीआरएनए भी आरएनए है। राइबोसोम के अंदर आपको पता है आरआरएनए प्लस प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स चल रहा है, यही राइबोसोम का स्ट्रक्चर है। मेम्ब्रेनस होता है, नॉन मेम्ब्रेनस होता है? राइबोसोम इज मेम्ब्रेनस और नॉन मेम्ब्रेनस? फटाफट बताओ। सेल ऑर्गेनेल में राइबोसोम मेम्ब्रेन में आता है, डबल मेम्ब्रेन में आता है, सिंगल मेम्ब्रेन में आता है, नॉन मेम्ब्रेन में आता है? नॉन मेम्ब्रेन में आता है। इट इज जस्ट कंपोजिशन ऑफ आरआरएनए एंड प्रोटीन, राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, दैट्स व्हाई प्रोटीन सिंथेसिस इज अ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म ऑफ आरएनए आरएनएज इंटरेक्शन। समझ में आई? एमआरएनए इंफॉर्मेशन लेके आया है, आरआरएनए राइबोसोम के अंदर है, और टीआरएनए अमाइनो एसिड को लेके आ रहा है। ये सिर्फ हम एक वन शॉट लेक्चर ले रहे हैं, इसलिए तुम्हें थोड़ा नहीं समझ में आएगा, बस परेशान मत, सुनो, जितना तुमसे हो जाए उतना कर लो। तो आप यहाँ पे देखो फिर से, टीआरएनए के हेड पे आपको दिख रहा है कि एक अमाइनो एसिड है। ये अमाइनो एसिड कैसे है? ये इस कोड की अमाइनो एसिड है ना, तो AUG, AUG कोड मेथियोनिन का है, तो इससे बाइंड कौन करेगा? ए के सामने आरएनए है, बताओ फटाफट। यू के सामने ए, जी के सामने सी, तो ये UAC वाला कोड कहाँ पे है? टीआरएनए पे बेटा। मेरी बात समझ में आई? हाँ, तो टीआरएनए की इंफॉर्मेशन किसके पैरेलल हो गई? नॉन कोडिंग डीएनए। क्लियर? तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको कुछ चीजें बता रहे हैं, उसको आप जैसे देखो ऐसे सीक्वेंस आएगा तो आप इसको समझना, ये सीक्वेंस रीड करने वाले तो कन्वर्ट कर लेना, यहाँ पे बस यू और ए का ध्यान रखना है, थोड़ा UT वाला ध्यान रखना है। और पोलैरिटी में आज बहुत फोकस करके बार बार पोलैरिटी बता रहा हूँ, तो मैंने ये क्वेश्चंस डाले हैं पहले ही बता। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड में, टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑलवेज क्या है? नॉन कोडिंग, उसके पास वो कोड नहीं है जो प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहे हैं, वो उसके सामने था, और उसके सामने वाला इंफॉर्मेशन पैरेलल रूल को, पेयरिंग रूल को फॉलो करते हुए किस में आएगा? एमआरएनए के पास। एमआरएनए के पास जो कोड है उसके एंटीकोडॉन कोड लेके आ रहा है टीआरएनए, तो कोडिंग स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन कहाँ गई? एमआरएनए के पास, एंड नॉन कोडिंग इंफॉर्मेशन कहाँ गई? टीआरएनए के पास। गई नहीं है, उसके पास होती है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? टीआरएनए आर स्पेसिफिक फॉर द अमाइनो एसिड्स। मेथियोनिन का है तो मेथियोनिन टीआरएनए ही लेके आए। तो 20 आपके अमाइनो एसिड होते हैं, ये याद है आपको बायोमोलिक्यूल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? 20 अमाइनो एसिड है तो टीआरएनए कितने हो गए? 20 अमाइनो एसिड के लिए मैंने बोला स्पेसिफिक है, तो 20 टीआरएनए आपके प्रेजेंट होते हैं कहाँ? साइटोप्लाज्म में। दिस इज द टाइप्स ऑफ टीआरएनए, इसके कितने सारे कॉपी हो सकते हैं? टाइप्स ऑफ टीआरएनए, क्योंकि वो स्पेसिफिक है, तो उनका मेन काम क्या है कि अमाइनो एसिड को लाके राइबोसोम के पास एक चेन ऑफ प्रोटीन अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन एमआरएनए, उसके रिस्पेक्ट में टीआरएनए को अमाइनो एसिड ला ला के जोड़ते जाना। तो 20 हमारे पास अमाइनो एसिड, तो 20 हमारे पास क्या हो गए? टीआरएनए। क्लियर? अब एक हम थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन आपको कॉम्प्लेक्स वाली बता देते हैं यहाँ पे, जेनेटिक कोड से रिलेटेड कितने कोड हैं, क्या है, प्रॉपर्टी क्या है। तो जेनेटिक कोड में आपको जो डिस्कवरी वगैरह है वो तो हम बाद में बात करते हैं, और आप एक कॉन्सेप्ट समझो कि डिस्कवरी के लिए कैसे कोड निकालेगा। तो पहले ये आया था कि आप विदाउट एंजाइम रिएक्शन आप लैबोरेटरी में आरएनए बनाना सीख जाओ। अगर आरएनए बन गया आपका, आर्टिफिशियल आरएनए बन गया, तो आप जो चाहो वो कोड उसके अंदर डाल सकते हो। क्लियर? तो इसी चीज की डिस्कवरी पहले हुई, और उसको निरनबर्ग ने यूज करके क्या किया कि होमोपॉलीमर बनाया। तो होमोपॉलीमर कैसे होता है कि पॉली ए हो, पॉली यू हो, पॉली सी हो,
क्लियर। तो उनको ये पता है कि अब कितना भी ट्रिपलेट बनेगा, अगर ए ऐसे है, पॉली ए चल रहा है, तो उसमें ट्रिपलेट तो ए का ही बनेगा ना। तो पहली डिस्कवरी हो जाती है कि अमाइनो एसिड कैसे कोडॉन से सिंथेसिस होते हैं, इस पे भी डिटेल में बात करेंगे। उसी तरीके से जो पहला डिस्कवरी था वो फेनाइल एनालिन का था, क्योंकि पॉली ए सीक्वेंस किसका था, यू 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 यू। ध्यान से सुनो, ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, दिस इज आर्टिफिशियल प्रोसेस। ऐसी कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन नहीं होती है डीएनए की, तो जब डीएनए में नहीं है तो आरएनए ऐसा नहीं बन सकता है। क्लियर। तो आरएनए, आर्टिफिशियल आरएनए बनाया गया, इसको बोलते हैं होमोपॉलीमर, जिसमें एक ही तरीके का नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट हो। अब यहां से उनको कोड मिल रहा है, वो कोड क्या मिलेगा, चाहे जहां से कट करें वो रहेगा यू यू यू। तो ये राइबोसोम पे अगर वर्क करेगा तो उनको क्या मिला, फेनिल एलेनिन का सीक्वेंस मिलता है। अब बार बार वो एक ही अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है क्योंकि कोड एक है। तो जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी होती है कि एक कोडॉन बस ऐसे ही लिख लो तुम, एक अमाइनो एसिड को कोड करता है, ऑलवेज यूनिवर्सल, चाहे वो बैक्टीरिया के अंदर हो या फंजाई के अंदर हो, ह्यूमन के अंदर हो, व्हेल मछली के अंदर हो, बनियान ट्री के अंदर हो, कहीं पे भी है, दिस इज यूनिवर्सल लॉ। ठीक है, क्लियर। तो इससे इनको मिला फेनिल एलेनिन। तो फर्स्ट अमाइनो एसिड टू बी डिस्कवर्ड इज फेनाइल एलेनिन। ओके बेटा, पॉली जी का कोई सीक्वेंस नहीं बना था, पॉली ए, पॉली सी, सेकंड था पॉली ए, थर्ड था पॉली सी। पॉली ए से आपको ट्रिपलेट कोडॉन क्या मिलेगा, ए, और उससे कोड होता है लाइसिन, प्रोलीन। ये तीनों की डिस्कवरी आती है नीरेनबर्ग ने की थी। समझ में आया बच्चा, कैसे हुआ होगा ये डिस्कवरी, समझ में आई। तो एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये जेनेटिक कोड से रिलेटेड। अब जेनेटिक कोड की जो कोडॉन होते हैं, नंबर ऑफ कोडॉन, उसको सुन लो। देयर इज 64 जेनेटिक कोड्स। व्हाई, प्रोबेबिलिटी आई है, थोड़ा सा दिमाग शांत रखना, प्रोबेबिलिटी आई है। नाइट्रोजनस बेस आपके पास कितने हैं, 4। कोडॉन आपके पास कितने हैं, ट्रिपलेट है, एक कोडॉन में कितने नाइट्रोजनस बेस, 3। लास्ट है, बस थोड़ा सा पेशेंस रख के सुनो, ठीक है। तो इन 3 पे एक कोड के होने की, मतलब एक नाइट्रोजनस बेस के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4। यहाँ पे ए भी हो सकता है, जी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, और हम कोडॉन की बात कर रहे हैं तो सी यू लेंगे, एमआरएनए। तो इस पोजीशन पे चारों में से कोई हो सकता है, और इसी तरीके से सारे ही पोजीशन पे, तीनों पोजीशन पे चारों में से कोई भी हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ कोडॉन 4 × 4 × 4। ट्रिपलेट पे प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे ए हो सकता है, यहाँ पे जी हो सकता है, सी हो सकता है, यू हो सकता है, यहाँ पे भी ए जी सी यू हो सकता है, यहाँ पे भी ए जी सी यू हो सकता है, चारों की प्रोबेबिलिटी है। तो दिस इज 4⁻3। 4 चौको 16, चौको 64, ठीक है, 4 4 60, 4 64। क्लियर है, ये कंफ्यूजन तो नहीं होगा। इसमें 3 होते हैं आपके स्टॉप कोडॉन, 3 है स्टॉप कोडॉन। तो 64 माइनस ये आ गया आपका 64, 64 माइनस 3 कर दो बेटा, कितना बचा, 61। टोटल अमाइनो एसिड 20। तो आपको यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी दिख रही है कि एक से ज्यादा कोड एक अमाइनो एसिड को फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे आपको 3-4 एमसीक्यू में बता दे रही हूँ फटाफट। टोटल नंबर ऑफ कोडॉन 64। कोडॉन किस पे है, एमआरएनए पे है। नंबर ऑफ कोडिंग कोडॉन जिनके पास अमाइनो एसिड की सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन है 61। टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड टू बी कोडेड 20। इसका मतलब दिख रहा है हमें कि एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड को बनाता है, लेकिन एक अमाइनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन से फॉर्म हो रहे हैं। दिस इज नोन एज डीजेनरेसी लॉ। जेनेटिक कोड में लिखा होगा पॉइंट में आपके होगा। इतनी बात क्लियर है। तो नॉनसेंस कोडॉन या टर्मिनेशन कोडॉन जिससे के पास कोई सेंस नहीं है, वो क्या है आपके, यू को आप कॉमन रख लो, यू कॉमन है, यू ए, यू जी। स्टार्टिंग कोडॉन आपका था ए यू जी, बाकी हम बाद में बात करेंगे। और भी होते हैं स्टार्टिंग कोडॉन कंडीशनली, अगर ए यू जी नहीं है तो वो कुछ और कोडॉन भी वहां पे स्टार्टिंग कोडॉन की तरह वर्क करते हैं। इतनी बात क्लियर है।
लेकिन स्टार्टिंग कोडॉन को हमने नॉनसेंस में नहीं रखा है। वाई? क्योंकि वो मैथ्योनिन को कोड कर रहा है। एक एमसीक्यू ऐसे तैयार रहना चाहिए आपका, AUG कोड्स फॉर द मैथ्योनिन, दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर द 61 कोडॉन। 3 आपके नॉनसेंस है, टर्मिनेटिंग कोडॉन है, स्टॉप कोडॉन मतलब रेप्लिकेशन सॉरी ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है और सीक्वेंस में उसको मिल गया UAA, इट इज टर्मिनेट। ये बन गया, अब आपका जितना प्रोटीन बनना था यहीं से बन गया। क्लियर है? तो इंफॉर्मेशन टर्मिनेशन कोडॉन के आते ही रुक जाएगी, स्टॉप है, ट्रांसक्रिप्शन कोडॉन में स्टॉप है। तो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में हो या ट्रांसलेशन के प्रोसेस में हो, एवरीवेयर देयर इज 3 स्टेप। इनिशिएशन, जहां पे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बनेगा, लोकेशन डिसाइड होगा। क्लियर? सिंथेसिस स्टार्ट, द प्रोसेस इज एलोंगेशन। ये प्रोसेस में सुन लो, इनिशिएशन, एलोंगेशन जिसमें सिंथेसिस चल रहा है, बंद करना है तो टर्मिनेशन। आरएनए की सिंथेसिस स्टार्ट, प्रोसेस को बनाना है, स्ट्रक्चर तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? इनिशिएशन, स्टार्टिंग हो गई, अब वो प्रोसेस चल रही है। इलोंगेशन, व्हेन इट कम्स टू टर्मिनेट, खत्म हो गई तो टर्मिनेशन। प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट होगी, ट्रांसलेशन का इनिशिएशन, सिंथेसिस चल रही है, इलोंगेशन, टर्मिनेट हो गया तो टर्मिनेशन। एंड टर्मिनेशन के लिए 3 कोडॉन, UAA, UAG, UGA। सिंपल है याद कर, UAA, U को कांस्टेंट करो तो A ले, ठीक है? U को कांस्टेंट रखना है, A का पोजीशन G के साथ सफल कर देना, एक बार UAG, एक बार UGA। तो UAA, UAG, UGA 3 होते हैं आपके स्टॉप कोडॉन जो कुछ कोड नहीं करते हैं। क्लियर है बच्चा? आई थिंक बेसिक्स फंडामेंटल समझ में आया होगा। साइंटिस्ट वगैरह अगर दिया भी होगा तो नहीं हो तो कोई बात नहीं, बाकी जितनी चीजें समझाई है वो समझ लो, फिर इसको डिटेल में हम लोग मंडे से देखते हैं। रेप्लिकेशन भी देखेंगे, फिर ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे, फिर ट्रांसलेशन। पोलैरिटी ध्यान में रखो, पोलैरिटी आपको ध्यान में होनी चाहिए। पोलैरिटी सीक्वेंस, एमआरएनए को पूछा है कि इस दिए गए स्ट्रैंड से एमआरएनए क्या बनेगा, तो फटाफट आपको देखना है कि टेम्पलेट वाले की तरफ मूव करना है, नॉन कोडिंग वाले को लेना है। ट्रांसक्रिप्शन के केस में उसने पूछा है डीएनए से डीएनए क्या बनेगा, तो आप दोनों में से दोनों में बना सकते। क्लियर? रेप्लिकेशन, कॉन्टिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस लीडिंग स्ट्रैंड, डिसकंटिन्यूअस लैगिंग स्ट्रैंड। डायरेक्शन जो है पॉलीमरेज की एक्टिविटी के लिए वो उसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम करता है, इसलिए उसको जो टेम्पलेट चाहिए वो इट शुड बी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो आरएनए दोनों स्ट्रैंड पे नहीं बनेगा, किस स्ट्रैंड पे बनता है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले पे। 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले पे बनेगा, तो जो आरएनए नया बनेगा वो क्या बनेगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। क्लियर? बस इतना याद। टेम्पलेट, नॉन टेम्पलेट, इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज नॉन कोडिंग एंड कोडिंग। नॉन वर्ड हमेशा किसके साथ आएगा? टेम्पलेट के साथ आएगा। क्लियर? कोडिंग वर्ड किसके साथ आएगा? नॉन टेम्पलेट के साथ। तो टेम्पलेट मतलब जिस पर प्रोसेस होनी है, दैट इज ऑलवेज नॉन कोडिंग, क्योंकि कोडिंग को अपने पास सेव करके रखना है। डीएनए बहुत बॉस है, वो अपनी इंफॉर्मेशन चालाकी से ट्रांसक्राइब करा, अपने को नहीं ट्रांसक्राइब करना, तो अपने सामने वाले को ऑलवेज यूज कर रहा है। खुद को रेप्लिकेट कर लिया तो फिर से उसके सामने नया डीएनए आ गया, फिर से वो उसी एंजाइम को प्रोड्यूस कर सकता है। वो अपनी हमेशा अपनी कॉपी को देता जा रहा है कि तुम ही जाओगे आगे, आरएनए में तुम्हें बनना है और तुम आरएनए बनाओ, और वो डीएनए फिर से अपना क्या बना लेगा? वो भी अपना रेप्लिका बना लेगा, ये भी अपना रेप्लिका बना लेगा। तो कोडिंग स्ट्रैंड इज ऑलवेज कंजर्व। समझ में आई? कहानी आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। कौन स्ट्रैंड का सीक्वेंस किससे सिमिलर होता है ये ध्यान रखना है, और स्ट्रैंड वाला कुछ ऐसा बाकी है नहीं। बाकी तो बेस पेयरिंग का रूल देखना है आपको। एमआरएनए पूछेगा तो यू लिख देना, डीएनए पूछेगा तो टी लिख देना। 5 प्राइम से 3 प्राइम वाले पे कोड करने को बोल रहा है तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम ही होगा। चालाकी एग्जामिनर क्या करता है कि सीक्वेंस उल्टा दिया रहता है, और पोलैरिटी आपको दिमाग में आ रहा है कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम पूछा है तो नीचे तो आंसर 3 प्राइम टू 5 प्राइम होना चाहिए, लेकिन उसने कैसे कर दिया होगा? उसने आपको उल्टा लिख दिया। सीक्वेंस उसने लिखा है सही, पोलैरिटी उसने घुमा रखी है, मतलब उस आंसर आपको राइट साइड से देखना होगा। 3 प्राइम इस साइड लिखा होगा, 5 प्राइम इस साइड लिखा, तो वो आपको मैच करना होगा कि हमारा आंसर ये वाला करे, क्योंकि पोलैरिटी उसमें वहां लिखी है।
क्लियर है? इस तरीके से आप थोड़ा सा अटेंटिव होके इसको एक एंजॉय करते हुए टेस्ट दो कल का, ताकि मंडे से हम लोग करते। संडे थोड़ा आई थिंक क्लास रहेगी, मंडे क्या संडे क्लास रहेगी, जब सैटरडे टेस्ट है तो संडे क्लास, तब मिलते हैं। कुछ पूछना